हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा वन क्वेश्चन अ डे सीरीज में फाइनेंस का सेकंड सेशन होगा। हम लोगों ने अब तक पिछले दिन हम लोगों ने 4 वीडियोस करे, एक इंग्लिश का, एक ईएसआई का, एक फाइनेंस का, एक मैनेजमेंट का। आज हमारा सेकंड डे है फाइनेंस का सेशन। सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन है, द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इन इंडिया 2024-25 highlights that gross NPA of scheduled commercial banks declined to a multi-decadal low of 2.1% by September 2025. Examine the factors responsible for this improvement in asset quality and analyze its implication for stability and profitability of Indian financial system. पहले क्वेश्चंस को समझिए। आरबीआई ने दिसंबर 2025 में रिपोर्ट अपनी लॉन्च करी, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये रिपोर्ट आपके सिलेबस में एज इट इज मेंशन्ड है, आरटीपी, हम लोग इसको शॉर्ट में आरटीपी बोलते हैं। आरटीपी रिपोर्ट आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। आपका मेंस अगर दिसंबर 2026 के बाद होता तो शायद हम इस रिपोर्ट को नहीं करते, हम दिसंबर 2026 की रिपोर्ट को करते हैं। बट क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो हमें यही रिपोर्ट करनी है। नाउ दो तरीके हैं, या तो हम पूरी रिपोर्ट पढ़ें या फिर उस रिपोर्ट में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, जो उसकी मेजर हाइलाइट्स हैं, उन्हें कवर करते हुए हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करें, सो दैट उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी कवर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो थी इस रिपोर्ट की वो यही थी कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स का जो ग्रॉस एनपीए था 2.1% रह गया था सितंबर 2025 में। ये बात पार्लियामेंट के अंदर भी आई थी, पार्लियामेंट्री डिस्कशन पर भी थी, पीआईबी पर भी आई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए, न्यूज भी और रिपोर्ट भी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट तो हमें दे दिया, स्टेटमेंट अपने आप में आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बन गया कि कितना रहा, 2.1% रहा। हमसे पूछा है कि क्यों हुआ ऐसा और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। ठीक है, फैक्टर्स और इम्प्लीकेशन। फैक्टर्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पार्ट है, इम्प्लीकेशन आपका डिस्क्रिप्टिव का भी पार्ट बनता है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसके अंदर, क्योंकि इसमें जीएनपीए की बात करी गई है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की गई है, हम इसमें सबसे पहले जीएनपीए एनएनपीए क्या होता है वो बताएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग वहां से इस रिपोर्ट की फाइंडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे और हमारा पॉजिटिव टर्न अराउंड क्यों रहा है। स्टेट योर थीसिस से मतलब है कि हम यहाँ पे अपना इनपुट देंगे, हम अपने रीजंस देंगे क्यों। ठीक, काफी सारे वीडियोस में आप देखेंगे कि स्टेट योर थीसिस मैंने लिखा हुआ है। तो स्टेट योर थीसिस एक जनरल टर्म होता है, हम लोग जब रिसर्च वगैरह करते हैं ना, वहां पे हम लोग ये टर्म यूज करते हैं कि अपना जो भी हम अपना इनपुट दे रहे हैं ना, हमारे थॉट प्रोसेस क्या, हमारा आंसर क्या है, वो हम यहाँ पे एक तरह से इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम लोग रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देंगे। स्टैटिस्टिक्स किस चीज से रिलेटेड, हम लोग देंगे जीएनपीए की रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हमसे जीएनपीए की बात कर रहा है। तो 2018 में 11.2% था जो मैक्सिमम था अभी तक, और 2.1% सितंबर 2025 में। और इसके साथ में हम एनएनपीए भी बताएंगे, क्योंकि जीएनपीए को कभी हम अकेले बात नहीं करते हैं, जीएनपीए के साथ हम लोग एनएनपीए भी बताएंगे। फिर इसके हम फैक्टर्स बताएंगे ऐसा क्यों है। जैसे आईबीसी हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, उसके अंदर काफी सारे ऐसे एनपीएस का, पुराने केसेस का रेजोल्यूशन होता है। इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी हुई है पैंडेमिक के बाद में, हमारी क्रेडिट अंडर राइटिंग प्रैक्टिसेस अच्छी हो गई है, जो हम लोग लोन का प्रपोजल देखते हैं उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलोअप अच्छा हो गया है। बैंकों ने एग्रेसिव रिकवरी ड्राइव्स करी है, आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया हुआ था बीच में कुछ बैंकों पर। इन सब चीजों की वजह से हमारा एनपीए इंप्रूव हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया हमारे की फैक्टर्स के साथ। अब बात है इसकी इम्प्लीकेशंस, हमारी स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है, मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। तो बैंकों की लोअर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रोविजन कम करना पड़ेगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ग्रेटर कैपेसिटी रहेगी फ्रेश लैंडिंग की, और ओवरऑल सिस्टमेटिक रेजिलियंस बढ़ेगी। बट इसके बाद भी आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा था, इसके बाद हमें इसमें कुछ चैलेंजेस बताने हैं। इसके बाद भी कुछ चैलेंजेस होंगे, जैसे जो हमारी एमर्जिंग वल्नरेबिलिटीज हैं, जैसे अनसिक्योर्ड लैंडिंग, जो अनसिक्योर्ड लोन्स हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर एनबीएफसी में, कोऑपरेटिव बैंकिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा इश्यूज है उन बैंकिंग में। एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स के लिए जो हमारा एक्सपोजर हो रहा है। तो ये हमारे रिमेनिंग चैलेंजेस हम बताएंगे। इसके बाद में वे फॉरवर्ड और हमारा कंक्लूजन, जहाँ पे हम बताएंगे कि आईबीसी के रिफॉर्म्स हमें अभी भी जरूरी हैं, आईबीसी को रिफॉर्म करते रहना पड़ेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं, क्रेडिट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर रिस्क मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये हमारा वे फॉरवर्ड हो गया। और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे कि ये इंप्रूवमेंट तो है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, बट इसके बाद भी यहाँ पे एंड नहीं है। इसके बाद भी हमें कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, सो दैट हमारी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, सबसे पहले हमने, क्योंकि जीएनपीए की बात कर रहा है आरटीपी को लेकर, हमने बताया जीएनपीए क्या होता है और हमने आरटीपी की फाइंडिंग्स बताई। फिर हमने आरटीपी में क्या
डेटा ट्रेंड्स दिए हुए हैं, हमने उसके बारे में बताया, जिसमें हमने जीएनपीए और एनएनपीए दोनों को इम्प्रूव करा, और ये बताया कि पब्लिक प्राइवेट फॉरेन हर बैंक्स के अंदर है। तो बेसिकली हमने उस आरटीपी से ही इस चीज को निकाल लिया। थर्ड, हमने बताया आरटीपी में क्या फैक्टर्स दिए थे। आरटीपी हम इस रिपोर्ट का नाम लेते हैं, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, है ना। तो आरटीपी में क्या फैक्टर्स दिए हुए हैं वो हमने बात की। फिर हमने उसका इम्प्लीकेशन बताया। अगर आपका एनपीए कम हो रहा है, तो बैंकों में क्या होता है ना, आपने अगर एनपीए वाला वीडियो देखा हो या अकाउंटिंग वाला वीडियो देखा हो, तो बैंकों को प्रोविजन करना पड़ता है अपने लॉसेस के अगेंस्ट में, है ना। तो वो प्रोविजन कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट के थ्रू करेंगे, मतलब प्रॉफिट बैंक का कम हो जाता है। ऐसे समझ लो कि बैंक के 10 रुपए अगर एनपीए है, बैंक को 10 रुपए का प्रोविजन करना पड़ रहा है, और बैंक का प्रॉफिट है 50 रुपए, तो बैंक अब 50 रुपए में से 10 रुपए पहले एनपीए में डालेगा, उसके बाद अपना प्रॉफिट 40 रुपए दिखाएगा। तो यहाँ पे बैंक का प्रॉफिट कम हो गया ना। अब क्या है, जब बैंक को प्रोविजन कम करना पड़ेगा, मान लो 10 रुपए की जगह 2 ही रुपए प्रोविजन करना पड़ा, तो बैंक का प्रॉफिट 40 से बढ़ के 48 रुपए हो गया। तो तो उसका तो उसका एडवांटेज क्या हुआ लोअर एनपीए का, कि बैंकों की लोअर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट हुई, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, उसके लिए हम लोग दो टर्म्स पे काम करते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोनों टर्म्स हम लोगों ने समझी थी जब बेसल नॉर्म्स का वीडियो हम लोगों ने देखा था। बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा रहेगा, ये 8 रुपए जो हमारे बचे, 40 से 48 हुए, ये 8 रुपए बैंक के पास बचे, तो बैंक इससे और लोन दे सकता है। और क्या होगा, और इससे ओवरऑल सिस्टमिक रेजिलियंस बढ़ेगा। स्टेप 5 में हमने इसके बाद चैलेंजेस बताया कि इतना सब कुछ इंप्रूव होने के बाद भी चैलेंजेस हैं, जैसे हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारा एनबीएफसी या कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर जो है वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में एज इन उसके ऊपर अभी प्रेशर है लॉसेस का या एनपीएस का। और जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक जैसे वेस्ट एशिया टेंशन आ गई ना, यूएस का टैरिफ वाले इश्यूज आ गए, वो भी अभी चल रहे हैं। फिर इसके बाद हमने वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में और वे फॉरवर्ड में हम क्या बताएंगे, जो हमारा मेजर था कि हमारा सक्सेसफुल आईबीसी रेजोल्यूशन जो थे, जिसकी वजह से हमारा एनपीए कम हुआ, उसको हम यहाँ डालेंगे कि आईबीसी रिफॉर्म्स का हमें कंटिन्यूशन चाहिए। फिर बैंकों में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का अडॉप्शन हमें करना पड़ेगा, सो दैट हमें फ्रॉड के पैटर्न्स पता चलें। क्रेडिट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, रिस्क मॉनिटरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और कंक्लूड हम लोग करेंगे कि ये एक हमारी प्रोग्रेस तो अच्छी है, बट ये एंड नहीं है, इसके बाद भी हमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी हमारी लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रहे। क्लियर। अब इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। आंसर क्या है, The report on trends and progress in banking in India highlight that gross NPA ratio of scheduled commercial bank declined to multi-decadal low of 2.1% by September 2025। ठीक है, ये तो हमारा जो क्वेश्चन की लाइन थी वही हमने बता दी। यहाँ पे हमने जीएनपी बताया। जीएनपीए क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल लोन दैट हैव स्टॉप्ड जनरेटिंग इनकम फॉर बैंक फॉर मोर देन 90 days, while एनएनपीए इज जीएनपीए माइनस प्रोविजन मेड बाय बैंक्स। हमने बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बता दिया। ठीक है, ग्रॉस एनपीए क्या, जो बैंकों के लिए इनकम जनरेट नहीं कर रहा है फॉर मोर देन 90 days। These ratios are critical indicators of banking sector health because high NPS block capital, reduce profitability, increase provisioning burdens and threaten overall financial stability। ठीक है, इसको मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है। हाई एनपीए क्या होगा कि कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। कैपिटल क्यों ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि आपका जब प्रोविजनिंग का बर्डन बढ़ता है ना, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, जो पैसा आपको मार्केट में देना है वो आपका कम हो जाएगा, और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी इफेक्ट होती है। आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आया। क्योंकि हम मल्टी डिकेडल लो की बात कर रहे हैं, तो बड़ा जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया ना। जबरदस्त इंप्रूवमेंट मतलब रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आया एसेट क्वालिटी में। तो ये जो पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ है, इसमें काफी सारे पॉलिसी एफर्ट्स हैं, रेगुलेटरी इंटरवेंशंस हैं, फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, और उसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करने पड़ेंगे, या जिनको हमारी कॉन्टिन्यूस अटेंशन चाहिए होगी। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग कहाँ बता रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ में। स्टेप 3 में ये चैलेंजेस हम लोग कहाँ बता रहे हैं, स्टेप 4 में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आया, सॉरी ये चैलेंज, हाँ, नेक्स्ट स्टेप हम आया की ट्रेंड्स। की ट्रेंड्स क्या है हमारे डेटा के, key trends and data from the report indicate consistent and broad-based improvement. GNPA ratio has fallen sharply from a peak of 11.2% to just 2.1% यहाँ तक। ठीक है, एनएनपीए हमारा रिकॉर्ड लो लेवल्स पर है, और कुछ बैंकों के लिए 1% से भी कम है। दिस इंप्रूवमेंट इज विजिबल अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक। अब या तो आप लोग पूरी रिपोर्ट पढ़ो 150, 200, 250 पेजेस की, या फिर उस रिपोर्ट पे बेस्ड जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, उन क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव का भी कंटेंट मिल रहा है, रिपोर्ट की थीम भी समझ आ रही है, और आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर रेडी हो ही रहा है।
Public sector banks which were earlier burdened with highest level of bad loans have shown fastest recovery due to government recapitalization and better governance. स्लिपेजेस हुई। स्लिपेज क्या होता है, मतलब जो फ्रेश एडिशंस होते हैं, है ना। तो जो फ्रेश एडिशन हुए एनपीए के वो डिक्लाइन हुए। प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंकों का अच्छा हुआ, और उससे बैंकों को फाइनेंशियल बफर्स बैंकों के स्ट्रांग हुए। ये जो पॉजिटिव स्टैटिस्टिक्स थी दे क्लियरली पॉइंट टुवर्ड्स अ मच क्लीनर बैलेंस शीट फॉर इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड। ठीक है। अब पिछले डिकेड का आपने, जब मैंने पीसीए वाला वीडियो पढ़ाया था उसमें भी हमने देखा था कि कितने सारे बैंकों को हम लोगों ने पीसीए में डाला था 2017 18 19 के टाइम पे। 5 से 7 बैंक थे जिन पे पीसीए लगा हुआ था, है ना। तो वो पीसीए था तो मतलब उस समय बैंकों की कंडीशन ज्यादा बुरी थी। अब कोई भी बैंक हमारा पीसीए में नहीं है। Several factors are responsible for this improvement in asset quality. The successful implementation of IBC code has played a major role by enabling faster resolution of stressed corporate assets. Many large accounts were resolved through this mechanism, helping bank recover substantial dues. ठीक है। तो जो हमारा आईबीसी ने क्या, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड था उसमें उसके थ्रू क्या हुआ, जो बहुत सारे स्ट्रेस कॉर्पोरेट लोन्स थे, स्ट्रेस से यहाँ पे मतलब है जो कॉर्पोरेट लोन्स एनपीए हो चुके थे, है ना, उनका रेजोल्यूशन हुआ। मान लो कोई लोन 500 करोड़ का है, बैंक ने अपने प्रॉफिट से वो 500 करोड़ तो पूरा कर ही दिया है। बैंक ने अपना प्रॉफिट से प्रोविजन करके 500 करोड़ तो कर दिया है, बट उस 500 करोड़ से बैंक की कोई भी इनकम नहीं आ रही। आईबीसी के थ्रू क्या हुआ, बैंक ने उस लोन को खत्म करा। डील हुई एक कॉर्पोरेट कंपनी के साथ में कि ठीक है 500 नहीं, कितने में मामला सेट करते हैं, और से फॉर एग्जांपल 50 करोड़ या 100 करोड़ में वो चीज रिजॉल्व हो गई। अब जब 50 करोड़ या 100 करोड़ में वो लोन ही खत्म हो गया, उस लोन का अमाउंट प्रॉफिट से ऑलरेडी हमने कम कर दिया, तो ये 50 करोड़ या 100 करोड़ तो एक तरह से बैंक की इनकम की तरह हो गया, बैंक की नई इनकम हुई। क्योंकि अब जो पुरानी रिकवरी थी वो पूरी तो देखो नहीं हो पाएगी, है ना। वो कंपनी ही अगर डूब गई है तो पूरी तो नहीं होगी। बस डूबी हुई कंपनी से भी अगर बैंक को कुछ मिल गया तो एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ बेटर वाली बात आ जाती है। तो बहुत सारे बड़े अकाउंट थे जो इस तरह से रिजॉल्व हुए, जिससे बैंक का काफी बड़ा अमाउंट जो सब्सटेंशियल ड्यूज थे वो वापस आ पाए। फिर पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी हुई, जिसकी वजह से बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ी, स्पेशली रिटेल एमएसएमई और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। ठीक है। तो कोविड में ये सेक्टर्स काफी बुरी तरह इंपैक्ट हुए थे। अब कोविड के बाद में इनकी रिकवरी हुई, ये सेक्टर्स थोड़ा लाइन पर आए, थोड़ी इन लोगों की इनकम्स बढ़ी, है ना। तो इन लोगों ने की रीपेमेंट करने की कैपेसिटी बढ़ी और बैंकों की रिकवरी होनी शुरू हुई। बैंकों ने अपने लोन राइटिंग का प्रोसेस जो होता है उसे क्रेडिट अंडरराइटिंग कहते हैं। बैंकों की क्रेडिट अंडरराइटिंग इंप्रूव हुई ना, बेटर रिस्क असेसमेंट मॉडल्स आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी यूज करने लगे जैसे डेटा एनालिटिक्स, ताकि नए एनपीए हमारे कम से कम हुए। फिर बैंक ने सरफासी एक्ट के थ्रू, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के थ्रू और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स के थ्रू भी काफी ज्यादा रिकवरी करी, जिससे बैंकों को गुड रिजल्ट्स मिले। और उस सब के अलावा जो आरबीआई का प्रॉम्प्ट करप्टिव एक्शन था, इन्होंने उस समय वीक बैंक्स को फोर्स करा कि अपनी बैलेंस शीट्स को क्लीन करो, गवर्नेंस और स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ। इन सारी चीजों ने मिलकर ये जो लेगेसी प्रॉब्लम्स थी एनपीएस की उन्हें हटाया और ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करा। ठीक है। तो क्या क्या रहा, पहला हमारा आईबीसी कोड, दूसरा हमारा बेटर क्रेडिट अंडरराइटिंग, तीसरा हमारी एग्रेसिव रिकवरी थ्रू सरफासी एक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और वन टाइम सेटलमेंट्स, चौथा आरबीआई का पीसीए। इन चारों फैक्टर्स ने मिलकर ये इंश्योर करा कि हमारे बैंक्स की हालत सुधरे, एसेट क्वालिटी सुधर जाए। ये जो इंप्रूवमेंट हुआ एसेट क्वालिटी का, इसका प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे काफी अच्छा इंप्लीकेशन है। बैंकों का एनपीए कम रहेगा तो लेस प्रोविजनिंग चाहिए होगी, जो डायरेक्टली उनके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। अब ये जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा ये बैंकों के रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी पर दिखेगा। बैंकों की बैलेंस शीट रहेगी तो बैंकों की कैपेसिटी अच्छी रहे, मतलब स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रहेगी तो बैंक फ्रेश लैंडिंग अच्छे कर पाएंगे। जब फ्रेश लैंडिंग होगी दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ को और क्रेडिट एक्सपेंशन को सपोर्ट करेंगे। फर्दर इससे सिस्टमिक रेजिलियंस भी एनहेंस होगा। ठीक है। और डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लीडिंग टू स्टेबल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। अब बैंक्स अपनी एनपीए मैनेजमेंट की जगह अपने कोर बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। हेल्थियर बैंकिंग सेक्टर होगा तो वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का अच्छा रोल प्ले कर पाएगा और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा। क्लियर है। ये रिपोर्ट की लैंग्वेज है जो आप लोगों को एक्चुअली में 2-3 बार आप इस आंसर को पढ़ेंगे आप लोगों को याद हो जाएगी। बट इसके बाद भी कुछ चैलेंजेस बताएं। चैलेंजेस क्या है, राइजिंग अनसिक्योर्ड रिटेल लैंडिंग स्पेशली पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड में, इसकी वजह से अगर इकोनॉमिक कंडीशन बुरी हुई तो दोबारा से नया स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंकिंग का सेगमेंट जो है उसमें अभी भी वल्नरेबिलिटीज हैं और कुछ जगह पे काफी ज्यादा एनपीएस भी हैं।
एक्सपोजर टू एक्सटर्नल शॉक जैसे ग्लोबल इन्फ्लेशन हुआ, जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ, या रियल एस्टेट या एग्रीकल्चर सेक्टर में स्लो डाउन हुआ, वो अभी भी एक कंसर्न है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, आपको जब भी ऐसे इश्यूज डालने हैं ना किसी आंसर में, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और साइबर थ्रेट्स, ये नए वल्नरेबिलिटी सिस्टम में ऐड कर रहे हैं। और वे फॉरवर्ड हम इसका देंगे कि आईबीसी को हमें कंटिन्यू करना होगा, कंटिन्यूड रिफॉर्म्स इन आईबीसी टू फर्दर स्पीड अप रेजोल्यूशंस आर नीडेड। बैंक शुड अडॉप्ट एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम यूजिंग एआई एंड डेटा एनालिटिक्स फॉर बेटर मॉनिटरिंग। क्रेडिट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, हाई रिस्क सेगमेंट से हटना भी चाहिए, है ना, लो रिस्क में मीडियम रिस्क में भी जाना चाहिए, और बैंकों का स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। और इसके लिए आरबीआई को अपना सुपरविजन स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन अनसिक्योर्ड लैंडिंग एंड इंटरकनेक्टेड एंटिटीज। कंक्लूजन में यही बोलेंगे कि डिक्लाइन जो हुआ है जीएनपी का, ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडियन बैंकिंग सेक्टर का। ये हमें बताता है कि बैंकों का बेटर एसेट क्वालिटी है ना, ग्रेटर स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, बट कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे थ्रू रेगुलेटरी विजिलेंस, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट और प्रूडेंट लैंडिंग प्रैक्टिसेस, सो दैट ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये जो हमारे एक माइलस्टोन, हमने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव करा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए एंश्योर रहे और फाइनेंशियल सिस्टम हमारा रेजिलियंट रहे। क्लियर है आंसर? आई होप आप लोगों को आंसर समझ आया होगा, आंसर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगा, आंसर वीडियोस की सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मेरे को भी इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने का। आप लोगों के जो बाकी साथी हैं, उन लोगों के साथ आप मेरे चैनल को शेयर करिए। हो सके तो मेरे चैनल को थोड़ा अपने ग्रुप में प्रमोट करिए, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा बेटर कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर आने का। ये मेरा चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का, ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी का, और ये मेरा मेन विश्वास चैनल है। इन तीनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा हो तो। यहाँ पे मैं वीडियोस की पीडीएफ कलेक्ट करके भेजूंगा, 5-5 वीडियोस करके। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।